Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow, and I welcome you all to another YouTube video. And this is episode 3 in our Infinity compilation series. I'm trying to do it as fast as I can, but I hope you guys have downloaded this particular PDF. Let's just get started. So, the next topic that we're going to talk about today is fuel pricing. So, it was in news. Also, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, न्यूज़ में है या नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन जो है यूपीएससी बहुत पूछती है, वो ये है रिसोर्सेज या आपके जो डिफरेंट आप मिनरल्स हैं, ठीक है, उन पर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, और दूसरा कि हाउ आर दे प्राइज्ड, उनकी रेगुलेशंस क्या है, उनके लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, उनके लिए एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत पूछती है। सो फ्यूल प्राइसिंग इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क। ओके, प्राइसिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग, सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है। तो उसमें आपके जितने भी टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं उनकी प्राइसिंग आपको एक तो क्लियर होनी चाहिए कि मिनरल ऑयल हो गया, ठीक है, देन आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, देन उसके बाद फर्टिलाइजर्स हो गए कि कौन कौन सा फर्टिलाइजर जो है डीकेनलाइज्ड है, डी कंट्रोल्ड है एंड व्हाट नॉट। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस वन, नेचुरल गैस हो गया, हाउ नेचुरल गैस इज प्राइज्ड, is there a price differential between the natural gas imported and the natural gas which is produced locally, domestically. And then also very important is the coal pricing, how the coal is priced, what are the different mechanisms that exist. तो ये सारे बहुत बहुत काम के हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ओर के प्राइजेस कौन तय करता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मिनरल्स में दो चीज़ें समझ लो, एक तो मिनरल्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उस मिनरल की प्राइसिंग कैसे हो रही है, कौन सी बॉडी है, क्या कर रही है, क्या लेजिस्लेशन है, क्या एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है, वो आपने पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेट्रोल एंड डीजल इज गिवन। तो पहले आई होप आप लोगों को पता है दैट इंडिया एट प्रेजेंट इज फॉलोइंग रेगुलेटेड और डीरेगुलेटेड, ठीक है। आई होप यू गाइज नो, इस समय पर इंडिया जो है डी रेगुलेटेड प्राइस फॉलो करता है, ठीक है। डी रेगुलेटेड प्राइस फॉलो करता है 2002 के बाद से, ठीक है। एंड फिर थोड़ा बहुत जो बचा था वो 2013 में डी रेगुलेट किया था। तो पहले जो होता था उसे हम बोलते थे एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती थी, जो कि बाद में 2002 में जाके अबॉलिश किया वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। ऑलराइट, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर काउंटेड, आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो जो डिटेल दे रखी है वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पर जो है प्राइजेस चेंज होते हैं, तो उसको हम बोलने लगे हैं डेली प्राइस मैकेनिज्म। एंड नाउ द पेट्रोल एंड डीजल आर डी कंट्रोल्ड फ्यूल्स। तो आप चाहो तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो, थोड़ा और गूगल करोगे तो विल गेट टू नो फ्यू अदर थिंग्स, ठीक है। मूविंग ऑन, चलते हैं आगे। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, तो अगेन सर्टिफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी सर्टिफिकेशन कोई भी हो, कार्बन का कोई सर्टिफिकेशन है, वाटर का कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, फॉरेस्ट का कोई सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इफ इट एग्जिस्ट देयर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो साहब फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी खुद का सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अब रिसेंटली लेके आ गए हैं अपन, वो अलग बात है कि लोकल गवर्नमेंट हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 2018 में आई थिंक 2018 या 2017 में जाके कभी हमने एक सर्टिफिकेशन डेवलप किया था। तो देख लेते हैं, इंडिया नाउ हैज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम डेवलप्ड स्पेशली फॉर इंडियन फॉरेस्ट। Recently, a Geneva-based non-profit decided to endorse certification standard for sustainable forest management. तो बेसिकली अभी क्या है, हम लेके आए हैं क्या, सो दिस आर्टिकल इज फ्रॉम आई थिंक 2020, ठीक है, काफ़ी कॉन्टेम्प्ररी है। रिसेंट कुछ चेंजेस भी हुए हैं 2022 में भी, तो वो भी आप इंडियन एक्सप्रेस का एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। दिस आर्टिकल वॉज फ्रॉम डाउन टू अर्थ, ठीक है। एनीवेज, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीलिम्स, ठीक है। सो पहले तो तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देयर इज़ अ बॉडी कॉल्ड नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये पता होना चाहिए। इट इज़ एन इंडियन नॉन प्रॉफिट। अब भाई सर्टिफिकेशन कैसे होता है, नेशनल सर्टिफिकेशन कैसे चल रहा है वो बताता हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल पर
दो बॉडीज़ हैं जो मुख्य तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रही हैं, और दोनों ही क्या होंगी, ऑब्वियसली नॉन गवर्नमेंट नॉन यूएन बॉडीज़ हैं। UNFCCC या UNCCD ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेशनल अपनी बॉडीज़ हैं जो सर्टिफिकेट बना के उन्होंने चालू कर रखे हैं। तो एक है आपकी फॉरेस्ट स्टेवर्ड काउंसिल, ठीक है, FSC है एक, ठीक है, जिस पे मैंने TTS में एक क्वेश्चन पूछा था, एंड दूसरा है PEFC, ठीक है। अब देखो मोटा मोटा ये समझ के चलो कि यार ये जो दो बॉडीज़ हैं, इन बॉडीज़ ने कुछ सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बना रखे हैं। ऑल्दो मैंने ये पूरा टॉपिक दो अलग अलग TTS में कवर कर लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसने अपना अलग बनाया है, इसने अपना अलग बनाया है, ठीक है। दिस वन इज़ मोर फेमस एंड मोर प्रिवलेंट, ये थोड़ा सा कम फेमस है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये जिनेवा में बेस्ड है, दिस इज़ द जिनेवा वन, ठीक है। तो उसमें जो मोटा तुमको चीज़ याद रहनी चाहिए वो ये है कि भाई फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आप फॉरेस्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट एंटिटी हैं, तो आप डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या ट्रीज आपके हैं उसकी काउंट हो गई, या कंजर्वेशन क्या चल रहा है आपका, किस लेवल पे आप कंजर्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को मिला के एक सर्टिफिकेट बना देते हैं, ठीक है। अब यार देखो उसमें क्या होगा कि कप्तान क्या हमको डिटेल में पढ़ना है, नहीं भाई, आप सर्टिफिकेशन का एग्जाम थोड़ी तैयार कर रहे हो, मोटा मोटा पकड़ के चलो, ऊपर ऊपर से देखो, आगे बढ़ो। जनरली क्या होगा, वही रेगुलर बोल बच्चन होगा कि भाई सस्टेनेबल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, इकोसिस्टम सिस्टम होना चाहिए, इकोसिस्टम मेथड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन होना चाहिए, सॉइल कंजर्व होनी चाहिए, फला वही रेगुलर बोल बच्चन होगा। तो उसमें आपने वो घुसने की जरूरत नहीं है। जो अपने को फैक्चुअल चीज़ें हैं, भाई देखो कुछ तो गिवन स्टेटमेंट होते हैं, मैं हमेशा पेपर डिस्कशंस में बोलता हूँ, चाहे वो TTS के हों चाहे PYQs हों, आई ऑलवेज से कि हमेशा यू विल फाइंड सम स्टेटमेंट्स विच आर गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पर एग्जामिनर ट्वीक कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, उनको समझने की कोशिश करिए आप हमेशा। तो बस मोटा मोटा पकड़ के चलो कि सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन डेवलप्ड बाय whom? So it has been developed by Network for Certification Conservation of the Forest, which is not a government organization, which is not a government entity, it is a non-profit, ठीक है। फिर अब आप बोलो कि सर्टिफिकेशन स्कीम के लिए क्या होगा, तो एक वही रेगुलर बोल बच्चन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी तो कैप्टिव फॉरेस्ट रख सकता है। फॉर एग्जांपल ITC के पास अपना एक कैप्टिव फॉरेस्ट है, तो ITC ने क्या किया कि भाई गवर्नमेंट उंगली ना करे, इसलिए उन्होंने क्या किया, फटाफट से जो है इसका सर्टिफिकेशन ले लिया, ठीक है। इसका सर्टिफिकेशन लेने से क्या हुआ, अब ITC बोल सकता है कि भाई मैं जो कैप्टिव फॉरेस्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे कैप्टिव फॉरेस्ट जो हैं वो इस वाले ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड हैं, तो मेरा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, फॉरेस्ट जो है रिस्टोरेशन है, वो एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, सर्टिफाइड तरीके से। यही है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब तुम बोलो कि सर्टिफिकेट है तो रिन्यू कराना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको हर 10 साल या 20 साल या 30 साल। अब देखो डेटा पे मत जाओ क्योंकि ये इतना फ्रिंज टॉपिक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बहुत डिटेल में पूछेगा, बट मोटा मोटा पकड़ लो कि हाँ भैया रिन्यू तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। बस यही है, बाकी मोर देन दिस नथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मोटा मोटा पकड़ के चलो कि भाई फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में क्या होता है और कौन कौन से दो मॉडल ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है। आप चाहो तो इनके बारे में पढ़ सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो चाहो तो, बाकी मैं तो बोलूँगा नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बेसिक सा ही आएगा। देन यू हैव सर्टेन कीवर्ड्स, सो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, इनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मुल्चिंग पे UPSC पूछ चुकी है, क्रॉप रेसिड्यू पे अभी तक नहीं पूछा है, क्रॉप रोटेशन पे अभी तक नहीं पूछा है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पूछ चुकी है, जीरो टाइलेज पूछ चुकी है, कंजर्वेशन टाइलेज पूछ चुकी है, बायोचार पूछ चुकी है, कवर क्रॉप पूछ चुकी है, कंपोस्ट पूछ चुकी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछ चुकी है, अब भाई पिछले 20 साल में पूछ चुकी है। बगाजी के बारे में नहीं पूछा है तो और ज़्यादा पढ़ सकते हो। एनिमल मैन्योर या ग्रीन मैन्योर, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इनको प्लीज़ पढ़ें। पीट मॉस के ऊपर भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, तो यहाँ से UPSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुकी है। आई अपलोडेड दिस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट बैक इन 2020, जब प्रीलिम्स 2020 से 2 महीने बाद मैंने इसको अपलोड किया था, तो उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन 2021 में आए हैं और 2022 में आए हैं। ज़्यादा घुसो मत, ऊपर से देखो, आगे बढ़ो, ठीक है। हाय तौबा मत मचाओ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। हाय तौबा मचाओगे दिक्कत होगी। आखिर के 20-25 दिन बचे हैं, जितना मिनिमम पढ़ लो, नया ज़्यादा सोर्स रेफर ही मत करो। ये तो लंच और ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून डिनर और पता नहीं जो तुम करते हो, भाई मैं तो 2 ही काम करता हूँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता हूँ और डिनर करता हूँ, ठीक है। तो आप जो करते हो उस हिसाब से देख लो, उस हिसाब से इन वीडियोस को देख लो और ख़त्म करो। एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक दैट यू हैव इज़ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है साहब, ऐसा है कि इंडिया है, ठीक है। मेरे मैप स्किल्स को आप यहाँ पे ना देखें, मैं बहुत जल्दी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो हमारा पूरा राष्ट्र, पूरे विश्व में हमारा राष्ट्र फैला हुआ है, ओके।
तो इंडिया है, तो क्या होगा भाई, इंडिया में ये होगा कि भाई ये वाला इलाका सोलर बहुत बढ़िया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इंडिया में ये होगा कि भाई यहाँ पर विंड बहुत बढ़िया प्रोड्यूस हो रही है, इंडिया में यहाँ पे जियो थर्मल बहुत बढ़िया प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूक्लियर अलग अलग जगह फैल रखा है, हाइड्रो इधर इधर कहीं कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन। तो क्या हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सारी बिखरी हुई है। वॉट वी नीड टू डू इज़, इन ऑर्डर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी, हमको एनर्जी में कुछ एफिशिएंसी लानी है, और हमको एफिशिएंसी लानी है, और दूसरा हमको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, एक तो इन सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो ऑलरेडी हैं पहले से भारत में, और ये जो नए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ रहे हैं इनको इंटीग्रेट करना है हमने, सो दैट सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेबिलिटी इज देयर इन द ग्रिड। तो उसके लिए हमने क्या किया, वी हैव प्रपोज्ड सम सॉर्ट ऑफ अ कॉरिडोर। तो एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स एट व्हाट, सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ये फलाना डेम का, तो इनको तो करना ही है, साथ में कन्वेंशनल पावर को भी करना है, खत्म। इतना एक लाइन की डेफिनेशन है भैया, ये क्या करेगा। और वो भी अगर नहीं भी पढ़ो तो मोटा मोटा तुमको यहाँ से दिख रहा है, एटमोलॉजी से तुम पता कर सकते हो कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर क्या करता है, कनेक्ट करता है चीज़ों को, तो ग्रीन एनर्जी को कनेक्ट करेगा, बात खत्म हो गई। इतना मोटा मोटा समझ के चलो। अब बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज विद कन्वेंशनल पावर, और डिटेल्स क्या, इंप्लीमेंटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज, फलाना डेम का फलाना डेम का फलाना डेम का। अब ये वाली चीज़ पूछेगा विजन आईएएस, और यहाँ पे पूछ के यूपीएससी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना औकात के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और कोचिंग वाले मॉक्स में सब फैक्चुअल और सब डिटेल एकदम, मतलब पीएचडी करा दो लॉन्डो को। एनीवेज मूविंग ऑन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, तो ये तो ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में दिया, आर्टिकल 21 का पार्ट है। फैक्चुअल या नई इंफॉर्मेशन अपने को कहाँ मिल रही है, वो मिल रही है यहाँ पे, आ जाओ सीधा नीचे आ जाओ, फटाफट से नीचे आओ, कि बेल के टाइम पे भी, ठीक है, द कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन हैव टू बैलेंस विद द पब्लिक इंटरेस्ट इन द एनफोर्समेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस विद द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। तो बेल के टाइम पर भी आप ये नहीं कर सकते कि यार आपने बेल दे दी तो आप जो है उसको बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो जो है एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू इम्पोज एनी कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, ठीक है, बट दिस डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट हैज टू बी गाइडेड बाय द नीड टू फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मोटा मोटा पकड़ के चलो कि भैया अगर आपको बेल पे अगर आप हो तो भी यू स्टिल हैव द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21, बात खत्म। बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता जाता हूँ जाते जाते, इस आर्टिकल से हम जब एग्जिट कर रहे हैं, बेल के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी इस साल पूछने वाली है। तो बेल से रिलेटेड जितने भी आपके सीआरपीसी के जो भी कानून हैं 430s में हैं सारे, वो पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट के 2-4 जजमेंट पढ़ लो, ठीक है। बेल कौन सी होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, बेल कौन दे सकता है, क्या पुलिस भी बेल दे सकती है, क्या डीएम ही बेल देगा या कोर्ट ही बेल दे सकता है, कौन कौन से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, कौन से केसेस में सीधा पुलिस बेल दे सकती है, कौन से केसेस में सिर्फ कोर्ट बेल दे सकता है, ये सारे के सारे, ऑल्दो अपन ने ये सारे डिस्कस कर रखे हैं, पीईएच करके एक जो हमारी चलती है उसमें, स्टिल आप जो है थोड़ा और इनके बारे में पढ़ सकते हो। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। तो कुछ क्या चल रहा है भैया, फेरेट नाम का बंदा है, उन्होंने क्लोन कर दिया। क्या क्लोन कर दिया देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली क्लोन्ड एन एंडेंजर्ड ब्लैक फूटेड फेरेट यूजिंग फ्रोजन सेल्स, यानी कि ऑलरेडी फ्रोजन सेल्स से साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, लॉन्ग डेड वाइल्ड एनिमल, द फर्स्ट टाइम एनी नेटिव एंडेंजर्ड स्पीसीज हैव बीन क्लोन्ड, ठीक है। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बायोलॉजी में, कि अगर आइंस्टाइन के बाल मैं तुम्हें ला के दे दूँ तो क्या आप आइंस्टाइन को क्लोन कर पाओगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन दैट जो माइक्रोबायोलॉजी वाले लोग थे या जो जेनेटिक्स वाले लोग हैं वो अक्सर इस चीज़ को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कब से। तो उसी का एक जो है यहाँ पे नज़ारा है कि एक बंदा, एक फेरेट जो मर चुका है, जो डेड है, जो एंडेंजर्ड है, उसके फ्रोजन सेल से हमने उसको वापस से क्लोन कर दिया है। अब आप बोलोगे साहब ये क्लोनिंग क्या होती है, क्योंकि क्लोनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लोनिंग समझ लो, पहले क्लोनिंग समझाता हूँ, क्लोनिंग समझा देता हूँ। चलो तो एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें, ओके। तो क्या होता है क्लोनिंग, कि मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, ओके। अभी ये कोई एंटिटी मान के चलो, ठीक है। पहले क्लोनिंग 2-3 तरीके की होती है। एक क्लोनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट चीज़ें बनाते हैं। एक होती है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं एम्ब्रियोनिक समझाता हूँ, फिर जीन समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जीन ज़्यादातर लोगों को पता होती है। तो होता क्या है वो समझाता हूँ भाई। बेसिक सा चीज़ है क्लोनिंग में, आप एक बंदे को
कुछ करके एक और बंदा वैसा ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो, तो क्या करोगे? मान लीजिए साहब ये हैं ए, ठीक है, और ये हैं बी, ठीक है। आपने बोला कि ए को आप क्लोन करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप भाई साहब इनका एक छोटा सा सेल का टुकड़ा ले लोगे। उस सेल के अंदर क्या होगा आपका? उस सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, ठीक है, डीएनए होगा उसके अंदर, ठीक है। तो और यहाँ से भी आपने सेम सेल ले ली, ठीक है, उस सेल के अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, उसमें डीएनए होगा। तो आपने क्या किया? इसके अंदर का डीएनए का माल वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर का डीएनए रिमूव कर दिया, तो ये इसके पास न्यूक्लियस ऐसा हो जाएगा, और इसके अंदर के डीएनए को निकाल के आपने इसमें रख दिया। तो अब जो बना वो ये बना कि ये न्यूक्लियस हो गया एक तरीके से बी का, और इसमें डीएनए किसका माल आ गया? ए का। और फिर इसको आपने अलग से पेट्री डिश के अंदर या किसी के अंदर थोड़े दिन के लिए डेवलप होने के छोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बनाएगा, इसके आसपास एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बन जाएगा बढ़िया अच्छा खासा। जैसे ही वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बन गया, आपने इसको वापस से प्लांट किसके अंदर कर दिया? यू प्लांटेड इट बैक इनटू द बी, ठीक है। और बी ने कंसीव कर लिया, थोड़े दिन बाद फिर बी ने पैदा कर दिया, जो भी आपकी जो स्पीसी है वो ऑफस्प्रिंग पैदा करी। तो वो स्पीसीज कैसी देखने को मिलेगी? वो एक ही देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं ए से सारा का सारा कंटेंट उठा रहा हूँ, उसके अंदर का डीएनए का माल उठा रहा हूँ, और बी के न्यूक्लियस में उसके डीएनए को हटा के ए के डीएनए को प्लांट करके फिर वहाँ पे अच्छा खासा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद वापस से इम्प्लांट कर दे रहा हूँ बी के अंदर। एंड देन बी जो है वो जब कंसीव कर लेगा, प्रॉपर टाइम खत्म हो जाएगा उनका, तो जो पैदा निकल के आएगा वो क्या आएगा? ए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। कभी कभी कंसीव नहीं भी होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वरना तो आप हर इंसान आज क्लोनिंग करके अपने जैसा बना लेता। तो वो मूवीज़ में होता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अभी तक ह्यूमंस के अंदर सक्सेसफुली इसको हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? समझने वाली बात यह है कि मेरे को कंटेंट चाहिए, कौन सा? डीएनए वाला कंटेंट चाहिए। तो वो डीएनए वाला कंटेंट कहाँ से? कहीं से भी आ सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आइंस्टाइन के हेयर्स, अगर मेरे पास आइंस्टाइन के हेयर हैं, तो उनके अंदर डीएनए मिल जाएगा आइंस्टाइन का। तो उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके आई कैन पुट इट इनटू बी एंड आई कैन प्रोड्यूस अ सिमिलर आइंस्टीन, राइट? तो वो दैट कैन बी डन, बट वो क्या है? फैंटेसी है, वो साइंस फिक्शन में होता है। कैन बी डन बिकॉज दिस इज अ पॉसिबिलिटी, टिल नाउ इट हैज नेवर बीन डन। अब तक क्या हुआ है? तो आपको याद होगा डॉली, हमारी बहुत ही क्यूट सी डॉली हमने पैदा करी थी, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? सोमेटिक सेल ट्रांसफर, ठीक है। एनीवेज, तो दिस इज हाउ क्लोनिंग वर्क्स। ये क्लोनिंग का मैंने बेसिक समझाया। अब कुछ यहां से भी समझ लो। जैसे मैं डॉली की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डॉली ना। देखो ये रहा आपका डॉली वाला केस। क्या दे रखा है समझते हैं? तो सब क्या दे रखा है कि मोटा मोटा अपने को दे रखा है ये, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि अपने पास एक एडल्ट फिन डॉर्सेट थी, तो उन्होंने न्यूक्लियस डोनर है ये, उन्होंने न्यूक्लियस को हमने उनमें से निकाला। तो कैसे निकाला? तो मैंने इसकी मेमिलरी ग्लैंड्स के अंदर से सेल्स रिमूव करी, वो डोनर सेल्स हो गई, नॉर्मल ग्रोथ साइकिल, फिर उसको मैं लो न्यूट्रिएंट कल्चर। ये सब अपने काम का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो। ये यूपीएससी नहीं पूछने वाली है, ये बायो वाले उसमें पूछती है। तो बट फिर भी एक बार समझ लो, बाकी ज़्यादा काम का नहीं है। वो जो हाउ इट इज़ फंक्शनिंग आई हैव एक्सप्लेन, बट उसको थोड़ा डिटेल देख रहे हैं बस। न्यूक्लियस डोनर मैंने यहाँ से लिया, डोनर सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम द मेमिलरी ग्लैंड, ठीक है। अब क्या किया? अब अपन ने काम किया भाई कि डोनर सेल्स नॉर्मल ग्रोथ साइकिल यहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म और सबको हटा के आई जस्ट कैप्चर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसके कैप्चर्ड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होगा, उस डीएनए को मैंने एक्सट्रैक्ट किया इसके अंदर, और अब इस वाले ग्रीन वाले में डाला। पर ये ग्रीन आ कहाँ से रहा है वो भी देख लो। ग्रीन आया यहाँ से कि दूसरी एक अपने पास एग सेल डोनर स्पीसीज थी जो कि ब्लैक थी, विच वॉज ब्लैक एंड दिस वॉज वाइट। तो अब हमने क्या किया? यहाँ से एग सेल्स रिमूव किए, ठीक है। तो जर्म लाइन वाले सेल्स जो होते हैं वो एग सेल्स यहाँ से रिमूव किए। वापस उसमें भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, साइटोप्लाज्म होगा। उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? आई विल सिंपली एक्सट्रैक्ट व्हाट? आई विल सिंपली एक्सट्रैक्ट द न्यूक्लियस, ठीक है।
तो मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बार बार न्यूक्लियस वर्ड यूज़ कर ले रहा था, तो उसमें याद रखना कि इट इज़ द साइटोप्लाज्म विच इज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, साइटोप्लाज्म सॉरी न्यूक्लियस पूरा रिमूव कर दिया, साइटोप्लाज्म रखा, और देखो ये अपना साइटोप्लाज्म आ चुका है जिसमें कि कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ई न्यूक्लिएटेड एग सेल। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस खाली वाली जो शेल है, जो कि बेसिकली दी साइटोप्लाज्म एंड अदर कंटेंट इज देयर, जो अपने को चाहिए ऑब्वियसली, उसके अंदर मैंने क्या किया है, इस वाली का न्यूक्लियस और डीएनए डाला है, क्योंकि डीएनए अपने को कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। बट क्या न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर प्लांट है तो दूसरी जगह भी मिल सकता है, और एनिमल्स के अंदर भी अपने को दो जगह मिलता है, एक मिलता है अपने को न्यूक्लियस के अंदर, एक मिलता है अपने को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मुझे बताइएगा प्लांट्स में वो तीसरी कौन सी जगह होती है जहाँ पर डीएनए अपने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू प्लेसेस, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज अनदर प्लेस जहाँ हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीएनए। एनीवेज, तो फिर हमन ने जो ये ई न्यूक्लिएटेड एग सेल आई, उसके अंदर अपन ने डाल दिया वाइट वाली का न्यूक्लियस एंड ऑल दैट, फिर उसको सेल फ्यूजन करा। फ्यूजन करने के बाद वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पल्स हमको देना पड़ता है मर्ज करने के लिए या डिस्पर्ज करने के लिए। वो करने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, छोटे छोटे सेल डिवीजन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, एंड दिस एम्ब्रियो इज देन इम्प्लांटेड बैक इनटू द सेम सरोगेट मदर। अब वो सरोगेट मदर कोई भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी कोई भी हो सकती है, डजेंट मैटर। वो अब ऑब्वियसली इट विल मैटर, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही रूडिमेंट्री एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई साइंटिस्ट वाला एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं तो कोई बायो का तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट, बट हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी के लिए जितनी चाहिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर चीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, बट समझने के लिए हाउ दिस रूडिमेंट्री लेवल पर, बहुत ही बेसिक लेवल पे हाउ इट इज़ फंक्शनिंग, उतना पता होना चाहिए। तो ऐसे करके डॉली वॉज क्लोन्ड। अभी फेरेट भाई साहब के लिए भी यही किया होगा। ठीक है, फेरेट भाई साहब के लिए भी यही किया होगा, जब जो मैंने अभी यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ, तो दिस वाज वन टाइप ऑफ क्लोनिंग। यहाँ पे एम्ब्रियो क्लोनिंग की गई है एक तरीके से सोमेटिक सेल्स का यूज़ करके। उसके अलावा दूसरी भी आई वाज डिस्कसिंग अबाउट अनदर क्लोनिंग, जिसको मैं क्या बोल रहा था, जीन क्लोनिंग। वो तो आई होप आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो अब मैं अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, सीधा अपन इन्फोग्राफिक से ही समझ लेते हैं उसको, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सो हाउ इट हैपन्स, जितने भी जीएम क्रॉप्स सब बनाते हैं ना, तो उसमें यही यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए समझ लो। ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे काम करता है, हाउ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वर्क्स, तो वो देखो अब कैसे वर्क करता है। सो हाउ इट वर्क्स इज लाइक दिस। तो आपने क्या किया भाई, सबसे पहले आपने किया एक काम कि आपने एक ई कॉली बैक्टीरियम ले लिया। ठीक है, उसके अंदर, अच्छा देखो यहाँ पे दिखिएगा आपको। ठीक है, तो एज यू कैन सी हेयर, तो प्लाज्मिड, तो उसमें से अपन ने प्लाज्मिड आइसोलेट किया। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर मैंने कट मारा विद एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है ना, हम जो अक्सर बात करते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, एंजाइम्स एंड ऑल दैट, जो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, वो है Cas9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वो कट किया और यहाँ पे एक स्पेस बनाया। देन अब क्या हुआ कि बेसिकली मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ ना। मैं बेसिकली, ये मीडियम है, बैक्टीरिया इज़ द मीडियम, इसको मैं मीडियम बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं जिसमें भी चेंजेस लाऊंगा तो वो इस बैक्टीरिया के थ्रू, इस मीडियम को या वेक्टर को, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, पर ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। बहुत डिटेल अगर आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ गो गूगल इट एंड रीड फ्रॉम देयर। आई एम नो एक्सपर्ट इन बायो, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी मुझे आती है एंड विच इज़ आई फील इज़ इनफ टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इन बायोटेक, अगर ये बेसिक समझ में आते हैं तो उतनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगेन कमिंग बैक टू व्हाट, सो हमने एक प्लाज्मिड आइसोलेट किया। प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा मालूम है, आई होप यू गाइस नो दिस, कि उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो उसको मैंने कट किया विद एन एंजाइम। तो वो कटिंग के लिए अपन ने कुछ Cas9 टाइप का कुछ यूज़ किया होगा। उसमें कट करके मैंने स्पेस बनाया। इस स्पेस में मैंने दूसरा लिया, यहाँ पर आ गया मैं, सेल विद डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो वहाँ से मैंने डीएनए आइसोलेट किया। जो मैं स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहता हूँ इस वाले बैक्टीरिया के अंदर, कोई चेंजेस करना चाहता हूँ ना, मैं जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहता हूँ बेसिकली, तो इसलिए इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट गॉई बोलते हैं अपन। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने ले लिया, उसको आइसोलेट किया मैंने। उसमें से भी मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट का एक छोटा सा फ्रेगमेंट लिया, उसको कट किया अगेन यूजिंग द सेम सम प्रोटीन और सम एंजाइम समथिंग लाइक दैट। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने वापस से इसमें डाल दिया और कंबाइन कर दिया। तो जब मैं बोलता हूँ ना रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, तो उसका मतलब यही होता है कि आपके पास ऑलरेडी व्हाट यू हैड वाज लाइक दिस, इसको आपने कट किया यहाँ से और यहाँ पर आपने एक नया, कोई नई स्पीसीज यहाँ पे घुसा दिया आपने।
अब क्या होगा, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकॉज इसमें 2 डीएनए पाए गए हैं, ठीक है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं इसको। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। वंस दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या रहा होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को कोई जीएम क्रॉप बनानी है, जीएम क्रॉप में मैंने बोला कि भाई मेरे को ना ड्रॉट रेजिस्टेंस चाहिए, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस मैंने पता किया पहले, मैं दूसरी किसी क्रॉप में या दूसरे किसी बैक्टीरिया में या दूसरे किसी आर्चाई में या फिर दूसरे किसी भी एंटिटी में, किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में, समथिंग कुछ में भी, कहीं पे भी मैं सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कौन सा ऐसा जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंस, वो मैंने पता कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस वाले जीन को वहां से एक्सट्रैक्ट करके मैं किसी और जगह डाल सकता हूँ, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं गाइस, अब वो भी पता होगा आई होप। एक होता है जीनोम एडिटिंग और एक होता है जीन एडिटिंग, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा गूगल करके पढ़ लेना अभी, क्योंकि आई एम बाइंडिंग इट अप एज फास्ट एज आई कैन। तो उसको बाहर से जो भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे को ड्रॉट रेजिस्टेंस डालना है फॉर एग्जांपल, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया, एंड देन आई पुट इट बैक इनटू व्हाट, दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियम। उस वापस से हमने उस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया। अब ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे करके बैक्टीरिया तो ऑब्वियसली क्या दिखा देगा, फिशन दिखा देगा, ठीक है। आई होप फिशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाएगा, तो इतने सारे बैक्टीरियाज बन जाएंगे। अभी ये जो बैक्टीरियाज हुए ये कुछ नहीं है बल्कि क्लोन्ड सेल्स हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया को मैं किसी दूसरी क्रॉप में डाल दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, सो बेसिकली ये बैक्टीरिया किसकी तरह काम कर रहा है, एक मीडियम की तरह, एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि उस पर्टिकुलर कोई दूसरी टाइप ऑफ क्रॉप में कुछ नए चेंजेस लेके आएगी, ठीक है। तो दैट इज हाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस। अगर समझ में आ गया तो बहुत सही है, वरना तो दोबारा समझ लेना वीडियो से। मैंने वॉट एवर एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन इज जस्ट द बेसिक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर से समझ लेना सिंपल भाषा में, अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तुमको वापस से, तो एक शब्द में समझा देता हूँ कि बेसिकली मान लो मेरे पास एक क्रॉप है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं, या कोई प्लांट है या कोई बैक्टीरिया है या कुछ भी है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं। तो वो स्पेसिफिक फीचर्स कहाँ से आएंगे, वो आएंगे, दैट फीचर इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन, ठीक है। दैट एक्सप्रेशन, दैट पर्टिकुलर फीचर इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ सम टाइप ऑफ अ जीन। तो उस जीन को मैं एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे क्रॉप में, किसी दूसरे प्लांट में, किसी दूसरे बैक्टीरिया में आई कैन पुट इट देयर यूजिंग द कॉन्सेप्ट कॉल्ड जेनेटिक क्लोनिंग, ठीक है। तो उसी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अब बीच में क्या हुआ वो मैंने समझा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू। अब बोलोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कप्तान इस चीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो सोच पा रहे हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ कहाँ यूज़ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर मैं कोई लिस्टिकल मिस कर जाऊँ तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ होता है आपके किसी डिजीज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है आपका लेट्स से जीएम क्रॉप्स बनाने के लिए, ठीक है, समझ आया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज़ होता है आपके वायरस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। भाई जो हमने बैक्टीरिया के साथ किया वो हम वायरस के साथ भी तो कर सकते हैं ना, तो बस यही चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो पूछ भी चुका है यूपीएससी एक बार, तो इतना कोई लोड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, खुद से पढ़ लेना, ठीक है। एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिवन हियर। एक बार रीड कर लो, अपने आप अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मुख्य बातें क्या है वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य बातें इस वाले पैसेज में हैं। तो पहले तो जजमेंट का नाम याद रखो, यूपीएससी पूछ लेती है। जजमेंट का नाम है साहब सिरूर मठ केस, जो कब हुआ था, 1955 में हुआ था। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रोनाउंस की थी, क्या प्रोनाउंस की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी रिलीजन है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये एक्स रिलीजन है आपका, ठीक है। तो रिलीजन में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी। अब बहुत सारी प्रैक्टिसेस क्या होंगी, दे वुड बी डेरोगेटरी टू वुमेन, दे वुड बी डिस्क्रिमिनेटरी टू वुमेन। तो उन प्रैक्टिसेस को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एकदम एम्पावर्ड हो गए और आपने सोचा कि भाई मैं इन प्रैक्टिसेस को, मैं तो नहीं प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, बिकॉज आई तो बिलीव इन लेस्बियन थिंग्स, आई तो बिलीव इन गे थिंग्स फॉर एग्जाम्पल, बट मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स दे वुड बी प्रिस्क्राइबिंग कि भाई ये प्रैक्टिसेस तो हराम है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ओके आपके रिलीजन में ही नहीं है, पर मेरा तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एम्पावर्ड जनरेशन हूं मैं तो,
ठीक है, मेरा रिलीजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं तो जाऊंगा आर्टिकल 14 की बात करूंगा, 17 की बात करूंगा, 21 की बात करूंगा, 25 की बात करूंगा, 30 की बात करूंगा, जो भी आर्टिकल, वट एवर द आर्टिकल इज रिलेवेंट टू योर केस, मतलब उन एम्पावर्ड जनरेशन के किड्स के केस में जो भी आर्टिकल जो भी रिलेवेंट होगा उस आर्टिकल के थ्रू वो बोलेगा कि भाई मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, आई डोंट बिलीव इन योर रिलीजन। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्या आ जा रही है, इस इशू को, ये जो इशू है, इस इशू को, क्लासिक केस है ये इशू किस चीज़ का, जैसे क्लासिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम बोलते हैं, अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, वर्सेस सोशल मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी क्या है, मोरालिटी इज एन एजेंसी ऑफ कंट्रोल, इजंट इट, एक एजेंसी ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, कि यार ये वाला काम मत करो क्योंकि ये हमारे मोरल्स के खिलाफ है। ठीक है, 4 लोग मिलके खड़े हो गए, 4 लोगों ने तय कर लिया ये वाला काम हमारे उसमें हराम है, ये हमारे मोरल्स के खिलाफ है। अरे भैया आपके मोरल्स चेंज भी तो होने चाहिए। ये बोलते हैं कौन, एम्पावर्ड जनरेशन, जो फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में हम ये वाली चीज़ को बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट गुड, ये डिनाउंस कर दो, इसको खत्म कर दो, इसे हटा दो, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी which is enshrined in the article 25, which is enshrined in the article 21 and 25। और भी आर्टिकल होते हैं, कई बार 19 भी यूज करता हूँ, कभी 14 भी यूज करता हूँ। बट इफ यू आस्क मी कि कप्तान कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कौन से आर्टिकल में है, तो वो स्ट्रिक्टली आर्टिकल 25 में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, दिस वॉज द जजमेंट। उस जजमेंट में अभी के जो CJI हैं उन्होंने बोला था दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन बी ट्रेस्ड इन आर्टिकल 25 इटसेल्फ। ठीक है, बाकी तो यूज़ तो हम 14 के केस में भी करेंगे, 19 के केस में भी करेंगे, 21 के केस में भी करेंगे। बट इफ़ यू सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, तो उसका आंसर चंद्रचूड़ जी ने दिया था और उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 25 में आपको मोरालिटी मिलती है। एनीवेज, अब वापस आते हैं, तो लोड क्या हो रहा है, लोड वही हो रहा है कि एक तरफ 4 लोग हैं और एक तरफ आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, 4 लोग हैं जो कि सोसाइटी में बिलीव करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि हाँ साहब ये मंदिर है हमारा, इस मंदिर में वुमेन आर नॉट अलाउड, ये हमारी मस्जिद है, इस मस्जिद में वुमेन आर नॉट अलाउड। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, ये तो रिलीजन वाली बात हो गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी वो महिलाएं, बोलेंगी यार देखो यार ये तो कोई तरीका ही नहीं है, हमारा तो आर्टिकल 14 है, सीधा सीधा आर्टिकल 19 है, आई हैव द फ्रीडम, आर्टिकल 14 है। ठीक है, हाउ कैन यू डू सो। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन भी किया था, एक TTS में एक क्वेश्चन था आर्टिकल 13 और 368 को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने ये पूरी चीज़ समझाई भी थी। ठीक है, पर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट शॉर्ट। बट मोटा मोटा ये समझो कि वो जाएंगी कि हमारा आर्टिकल 14, हमारा आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 या जो भी वायलेट हो रहा है, तो आप हमें जो है बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इस केस में, क्योंकि रिलीजन बार बार निकल के आ रहा है सेंटर पे इस पूरी डिबेट के में, तो एक काम करते हैं, हम रिलीजन की हर रिलीजन की कुछ प्रैक्टिसेस होंगी जो एक सर्कमफ्रेंस की तरह काम करती हैं कि भाई दिस इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ द रिलीजन। ठीक है, उस कोर में देखेंगे कि क्या ये प्रैक्टिस रिलीजन में है, अगर है, इफ दिस इज पार्ट ऑफ द रिलीजन, इफ दिस इज द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजन, इफ इट इज असेंशियल टू दैट रिलीजन, तो हम बोल देंगे कि भाई ये रिलीजन का असेंशियल पार्ट है, तो आप आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 को आपको गिव अप करना पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकल 25 जो है वो उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इफ दैट इज नॉट द केस, अगर दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज नॉट अंडर द आर्टिकल 25 in the sense कि that is not part of the essential core of the religion, then उसको हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पर तो आर्टिकल 25 में इसकी शरण नहीं है, और जब ये आर्टिकल 25 में असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो 14, 19 और 21 जो है ज़्यादा हावी हो जाएंगे, एंड फिर उस केस में मैं जो है रिलीजन को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखूंगा, एंड आई विल इंश्योर जस्टिस टू द पीपल। एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझ के चलो, बहुत सारे केस हुए, अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक का केस पकड़ लो। ट्रिपल तलाक में यही हुआ कि ट्रिपल तलाक में, चलो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रिपल तलाक में साहब जजमेंट आने से पहले क्या हुआ कि भाई आपने केस फाइल कर दिया। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा तो और एक वीडियो बढ़ जाएगी, बट थोड़ा समझाता हूँ, मजा भी आएगा समझने में। ट्रिपल तलाक में यही हुआ कि आपने केस फाइल कर दिया, PIL फाइल कर दिया, आपने केस फाइल कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास सामने क्वेश्चन आ गया कि भाई ट्रिपल तलाक को एबोलिश करना है या हटाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो फंडामेंटल राइट्स के लिए, आप याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स को आप ऐसे वायलेट कर दो, ठीक है, वायलेशन दिखाना तो पड़ेगा ना, कहाँ दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, आर्टिकल 13 में दिखाओगे। आर्टिकल 13 में दिखाओगे कि साहब
देखो ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाई है या ये लॉ है, ये लॉ अंडर द आर्टिकल 13 एग्जिस्ट करती है और ये लॉ अंडर द आर्टिकल 13 एग्जिस्ट करती है और मेरे 14, 19 या 21 किसी आर्टिकल को वायलेट करती है, चूंकि दिस लॉ लाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 13, इसलिए आप अंडर द पावर्स गिवन अंडर द आर्टिकल 13 आप मेरे 14, 19, 21 को बचाइए। आर्टिकल 13 आई होप आप लोगों को याद होगा दैट एनी लॉ, एनी एक्शन which is against the fundamental rights or which is not upholding the fundamental rights or which is repugnant to the fundamental rights would be null and void। यही है तेरे, ठीक है, तेरे 1, 2, 3, 4, 4 करके आपके जो है उसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं उसमें, उसके अंदर प्रोविजंस हैं 1, 2, 3, 4 करके। तो ट्रिपल तलाक में यही हुआ। ट्रिपल तलाक में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड फॉर द वुमेन एंड अलाउड फॉर द मैन। तो मैन जो है वो ट्रिपल तलाक दे सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या ये ट्रिपल तलाक का जो लॉ है, जो आप बोल रहे हो कि ये आदमी, ये आपका मर्द जो है, आपका मर्द आपको तलाक 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 बोल के ट्रिपल तलाक दे रहा है, क्या ये एक्चुअल में लॉ है? इज इट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13? पहला क्वेश्चन यही था कि क्या ये सच में आर्टिकल 13 के अंडर लॉ आती है कि नहीं आती है, क्योंकि ट्रिपल तलाक लॉ गवर्नमेंट ने तो बनाई नहीं है। तो क्वेश्चन यही था पहला कि इज इट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13? अच्छा, फिर मालूम पड़ा कि यस इट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, यस इट इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। वाई? बिकॉज उन्होंने बोला 1930s में जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया था उसमें कहीं इन्होंने ट्रेस किया। अब मेरे को ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, तो भाई अब चूंकि ये तो एक लॉ था तो इसका मतलब दिस इज अंडर आर्टिकल 13। तो पहला केस तो यहाँ पे जीता उन्होंने कि आर्टिकल 13 में ये लॉ है। अगर बात आ जाती कि नहीं 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 भाई ये तो दिस इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, ठीक है, तो बात कहाँ आ जाती कि फिर ठीक है चलो फिर पूछते कि क्या ट्रिपल तलाक इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है। इस केस में भी अभी भी हुई थी। अभी क्या हुआ कि जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं दिस इज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, तो सामने वाला बोला कि अच्छा ठीक है तो लॉ है तो आप इसको हटा दोगे, तो लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ दिस इज आर्टिकल 25, मेरा आर्टिकल 25 है, दिस इज पार्ट ऑफ माई रिलीजन, अब क्या करोगे? देन सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि इज इट पार्ट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, इज इट पार्ट ऑफ इस्लाम, आई एम सॉरी, इज दिस पार्ट ऑफ इस्लाम, क्या ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है? फिर उन्होंने कुरान पढ़ी और जो भी, अब देखो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने और लॉयर्स ने किया, वहाँ पे उन्होंने पाया दैट नो नो दिस इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। और वो बात सही भी है भाई, बहुत सारे दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, बड़ी बड़ी जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो है इसको हटा दिया गया था, तो यहाँ पे भी होने का कोई तथ्य ही नहीं था। तो भाई ठीक है, तो अब कोई ये मत मानो कि इस्लाम को खतरा है। इट्स अ गुड थिंग कि जब दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ में ये चीज़ हट चुकी है तो हमारे देश में भी हट जाएगी, तो बुरा नहीं है। दिस इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई दिस इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस और उसको जो है हटा दिया। ऐसे ही होता है। अनदर एग्जांपल लेके चलो, साबरीमाला केस में हुआ, ठीक है। साबरीमाला में क्या हुआ? साबरीमाला में भी यही हुआ। क्या हुआ भाई? साबरीमाला में ये हुआ, पहले आर्टिकल 13 के तहत लॉ है क्या? भाई वहाँ तो लॉ नहीं है ये तो, क्योंकि तो लेजिस्लेशन ने बनाया नहीं। तो पर फिर आर्टिकल 25 में चले जाओ, क्या आर्टिकल 25 की एसेंशियल प्रैक्टिस है क्या? तो उसने बोला नहीं, 4:1 से बोल दिया नो इट इज़ नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस। तो अब जब आर्टिकल 25 की तरह एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो 14, 19, 21 ये वाले आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये एसेंशियल प्रैक्टिस हो जाती तो आर्टिकल 25 जो है इन सारे आर्टिकल्स पर भारी पड़ जाता। दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क दैट सुप्रीम कोर्ट के पास अभी आज की तारीख में 21st सेंचुरी का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 16, 17, 18, 19, 20वीं सदी के रिलीजन्स के साथ लड़ रहा है और जस्टिस इंश्योर कर रहा है फॉर द पीपल। क्विकली यहाँ पर आर्टिकल 25 भी देख लेते हैं गाइस। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। तो अंडर द आर्टिकल 25 यू हैव कॉन्शियंस, यू हैव फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। तो दो तरीके की यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियंस है एंड फ्रीडम ऑफ द रिलीजन है। और फ्रीडम ऑफ द रिलीजन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन है। फिर सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें भी अभी मैं तुम्हें बोला था कि भाई मोरालिटी कहाँ पर आ रही है? आर्टिकल 25 में आ रही है। तो मोरालिटी वर्ड ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहें। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो स्टेट ऐसा नहीं है कि भाई सेकुलरिज्म रिलीजन के नाम पे आप जो है रिलीजन के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
देयर इज अ पावर गिवन टू स्टेट, स्टेट के पास लॉ है, ठीक है. द स्टेट चाहे तो रेगुलेट, रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, providing for social welfare reform or throwing open Hindu religious institutions of a public character for falana dimka. And also the Hindu in this includes what? Sikh, Jain, Buddhist. Reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. और सिख रिलीजन के कुछ असेंशियल कैरेक्टर बता दिए. क्या बता दिए साहब? तो वो बता दिया वही जो उनके कृपान होते हैं, ठीक है. वियरिंग एंड कैरिंग कृपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो देखो, अभी जब भी आप बात करो ना कि इंडिया टॉलरेंट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, तो आप यार ऐसे याद रखा करो. देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ से मिल रहा है. इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या मिल रहा है? दैट इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशन ऑफ एकोमोडेशन. इंडिया हमेशा से एकोमोडेट करता रहा है लोगों को, ठीक है. आज मुगल्स वर इन्वेडर्स बट दे बिकेम पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है. स्टार्टिंग के मुगल्स जो थे वो तो वापस जाना चाहते थे क्योंकि वो अपने एक साम्राज्य खो के आए थे, तो दे वांटेड टू गो बैक. बट बाद में जितने मुगल्स आए दे बिकेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और फिर हर जगह हर तरह की चीज़ें होती हैं. खैर चलो, एनीवेज एक इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पर भी है. आनंद मार्ग केस, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ राइट्स लाइक तांडव डांस इन पब्लिक यूजिंग लीथल वेपन्स फलाना डिमका एज दिस माइट एक्चुअली इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर. तो मैं बोलता हूँ ना कि तीन चीज़ें हैं. एक हेल्थ के बेसिस पे, एक पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, एक मोरालिटी के बेसिस पे आप जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो आर्टिकल 25 के एक्सरसाइज पर, ठीक है. कि भाई इन दी नेम ऑफ आर्टिकल 25 आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. इन दी नेम ऑफ आर्टिकल 25 आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस विच आर एक्टिंग ऑन यू, ठीक है. चलिए, लास्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट फ्लैश ड्रॉट्स. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. फ्लैश ड्रॉट्स क्या होते हैं? फ्लैश ड्रॉट्स नाम से सिद्ध है, एटमोलॉजी लगाओ. फ्लैश मतलब बहुत जल्दी से आ जाए, ड्रॉट मतलब ड्रॉट हो जाए. तो मोटा मोटा देख लो कि वेयर सॉइल मॉइस्चर कंप्लीटली डिप्लीट्स और अ मल्टी वीक पीरियड ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन टुवर्ड्स ड्रॉट हैपेंस, इट इज समटाइम डिफाइंड एज दी, इसको ड्रॉट इवेंट बोल देते हैं. फ्लैश ड्रॉट थक गया मैं. फ्लैश ड्रॉट हॉट स्पॉट्स एग्जिस्ट ओवर ब्राजील, सहेल, ग्रेट रिफ्ट वैली with local hotspots over central USA, साउथ वेस्टर्न रशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, ठीक है. अब हाउ आर दे डिफरेंट? तो भैया लैक ऑफ रेनफॉल बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है क्योंकि बहुत फास्ट आपका सॉइल मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है. सॉइल मॉइस्चर कौन सी प्रोसेस से ख़त्म होता है? एवापोट्रांसपिरेशन से. Evapotranspiration is the combination of evaporation from the land surface and transpiration from the vegetation. From these processes, it must transfer water from the land surface to the atmosphere. Thank you guys for joining in this particular session. I'll be back with another video. I'll try to do it, finish this particular series, Infinity Compilation, as fast as I can. Thank you for joining me. Bye-bye. Take care.